हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में आज के दिन इतिहास में क्या खास घटित हुआ, उनसे संबंधित बातें कवर करते हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो आपको डेली मिल जाती है सुबह 6 बजे अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 21 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको पता है आज 21 जून के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। तो इस योग दिवस के बारे में बातें करेंगे, लेकिन पहले भाग में नहीं, दूसरे भाग में कवर करेंगे, क्योंकि आज के दिन की एक खास घटना है। ठीक है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही वो सारी बातें कवर करेंगे, और इसके साथ में अन्य जो बातें बनती है वो भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक क्वेश्चन भी आपको इस पीडीएफ के साथ मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की यूट्यूब चैनल पर हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी हैं। एक बार आप अपने इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर कर देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन जो भी है मिल ही जाएगा, सारी बातें आपको कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, जोश, हिप्पी, शेयर चैट एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इस YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर आपको कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है 8307730527। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। नाम से ही पता चल गया होगा कि कुछ करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनकी हम बातें कवर करेंगे, एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो चलिए पहली न्यूज की तरफ। इंडिया कंबोडिया डिस्कस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, यूपीआई कोलेब्रेशन टू प्रमोट ट्रेड टूरिज्म। हाल ही में भारत और कंबोडिया के बीच में एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर बातचीत हुई है, यानी कि निवेश संधि पर बातचीत हुई है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में जो भी व्यापार होगा उस व्यापार के लिए अगर हम कोई पेमेंट करना चाहेंगे तो हम यूपीआई के माध्यम से ये पेमेंट करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि भारत की टेक्नोलॉजी का असर जो है विदेशों पर भी पड़ रहा है। हमारी टेक्निक विदेशों में भी प्रभावी होनी शुरू हो चुकी है। जब हम इस यूपीआई की बात करें, इसका नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपने या फिर आपके परिवार में गूगल पे, फोन पे, पेमेंट जो पेटीएम है ये चलाते ही होंगे, इनके माध्यम से पेमेंट करते भी होंगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, है ना। तो थोड़ा सा हमें इस यूपीआई के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी अब विश्व में भी पहचान बननी शुरू हो चुकी है। और इस यूपीआई की शुरुआत कब हुई थी आपको पता होना चाहिए। 11 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी यूपीआई की। जब आपसे पूछा जाए इस यूपीआई की शुरुआत कहां पर हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई कह देते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक, तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे उस समय, तो आपको पता है डॉक्टर रघुराम राजन। डॉक्टर रघुराम राजन के द्वारा
11 अप्रैल 2016 को यूपीआई की शुरुआत की गई। और ये किसने विकसित किया था? तो ये एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया। एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस यूपीआई को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। यह यूपीआई एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो भारत के अलग अलग बैंकों के खातों को जोड़ता है और उन्हीं से सीधे पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक अच्छा माध्यम है ये। ठीक है, इसका मकसद केवल इतना ही है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए। ठीक है ना। तो जब से ये यूपीआई आया है तब से आपको पता है कि पेमेंट बड़ी जल्दी से होने लग भी गई है। डिजिटल लेन देन में ये बढ़ावा देने जैसी एक बात हमें देखने को मिली इसकी शुरुआत करने के बाद। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और 25 अगस्त 2016 से बैंकों ने अपने जो यूपीआई सक्षम एप्स था वो गूगल प्ले स्टोर पर भी अपलोड करने शुरू कर दिए थे। तो तब से ये यूपीआई सिस्टम भारत में चला आ रहा है। और सबसे पहले कौन सा देश था, यानी कि कौन सा विदेशी जिसने इस यूपीआई को स्वीकार किया? तो सबसे पहले नेपाल ने यूपीआई को अपनाया। नेपाल में भी इस यूपीआई का प्रयोग होता है और वो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं। और हाल ही में अब हमारी बातचीत किसके साथ हुई है? कंबोडिया देश के साथ। अब कंबोडिया जो है वो हमारे साथ अगर पेमेंट करेगा तो इसी यूपीआई के माध्यम से करेगा। बहुत ही अच्छी पहल भारत के द्वारा विश्व में एक नाम बनने की तरफ हम चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा सा कंबोडिया के बारे में आपको बता देते हैं। यहां पर ये आपको देखना है, ये रेड डॉटेड कलर में आपको दिख रहा होगा ना, ये है कंबोडिया। कंबोडिया, ठीक है। और ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत और कंबोडिया के बीच में संबंध बहुत 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 पुराने हैं। जब हमारे यहाँ पर राजाओं का टाइम पीरियड चला करता था उस समय का हमारे साथ ये संबंध बना रहा। हमारे भारतीय राजा यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे। बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया अलग अलग देश बनते चले गए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये अपने भारत का हिस्सा हुआ करते थे कभी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तिब्बत जो एरिया है, कैलाश पर्वत, इसकी अवधारणा तो भारत के साथ ही मिलती है भारत के प्राचीन ग्रंथों में। यानी कि यहाँ पर ये भारतवर्ष के नाम से ही कभी प्रसिद्ध था। और जब बाद में कई रियासतें बनी, कई राजाओं महाराजाओं का शासनकाल रहा, उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अंकोर वाट मंदिर का नाम आपने जरूर सुना है। ये एक मंदिर जो बड़ा ही बेहतरीन बना हुआ, शुरुआत में जब इसको बनाया गया था तो ये एक हिंदू मंदिर के नाम से प्रसिद्ध रहा। बाद में यह किसमें तब्दील हो गया? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यह प्रसिद्ध हुआ। तो शुरुआत में जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये एक हिंदू मंदिर था। आपको यह बताना है कि कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस भारतीय राजा ने करवाया था। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस भी राजा ने बनवाया होगा उस राजा का शासनकाल वहां तक प्रसिद्ध रहा होगा, यानी कि उनकी शक्ति वहां पर चलती थी। तो सूर्यवर्मन द्वितीय अगर आपने नाम लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ही आपने सटीक जवाब दिया है इसका। और ये जो है कौन से उसके थे, कौन से वंश से संबंधित थे? तो एक आपने शायद नाम भी सुना होगा, शायद कुछ इस तरह से नाम है उसका, खेम्स। ठीक है, उसमें आपको एक बार देख लेना है। हाँ, खमेर, सॉरी, खमेर राजवंश का नाम आता है। खमेर राजवंश के एक राजा हुआ करते थे। मैं नाम बताऊं अगर आपका, तो उनका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन नाम के एक राजा हुए। उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार कंबोडिया तक किया और उन्होंने एक नगर बसाया था अंकोर नाम का।
अंकोर नगर बसाया इसी धरती पर जिसे हम वर्तमान में कंबोडिया के नाम से चलते हैं। ठीक है। और इसी यशोवर्मन के आगे पीढ़ी में एक राजा हुए सूर्यवर्मन द्वितीय। उन्होंने इसी अंकोर नगरी में एक मंदिर का निर्माण करवा दिया जिसे नाम भी दिया गया अंकोर वाट मंदिर। जब इसे बनाया गया था इस मंदिर को, तो ये किस भगवान के लिए समर्पित रहा? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर रहा। बाद में जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बाद में इसका नाम क्या है, बुद्धिज्म के लिए जाना जाने लगा। और इस मंदिर का वैसे अगर नाम देखा जाए तो इसमें क्या है, अंकोर वाट, यानी कि श्री विष्णु का परम विष्णु लोक। इस प्रकार का इसका एक इतिहास रहा। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। इसी अंकोर वाट मंदिर के आसपास ही सूर्यवर्मन द्वितीय की समाधि बनी हुई है। वहीं पर इनको क्या किया गया था, आत्म इनका संस्कार किया गया था। ठीक है, तो अब जैसे हम बात करें अंतिम संस्कार बोलेंगे, सॉरी, तो राजा राज प्रथम के बारे में तो आपको पता ही होगा। राजा राज प्रथम एक चोल वंश के राजा हुआ करते थे और ये परांतक द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। परांतक द्वितीय भी चोल वंश के एक अच्छे राजा थे। उनकी शादी हुई थी रानी वनमन महादेवी के साथ। उनकी एक संतान हुई जो बाद में बड़े होकर राजा राज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुई। और राजा राज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर विजय पाली थी। ठीक है ना, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो यहां श्रीलंका के इस क्षेत्र तक चोल साम्राज्य के राजा किसका, राजा राज प्रथम का साम्राज्य फैल चुका था। लेकिन खमेर वंश की बात करते हैं तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कंबोडिया तक किया था। इसी वजह से वहां पर उन्होंने ये मंदिर भी बनवाया। जब हम राजा राज प्रथम की बात कर रहे होते हैं, उन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर विजय पाई, कलिंग पर भी उन्होंने विजय पाई। एक मंदिर का नाम शायद आपने बहुत बार सुना होगा, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नाम आता है राजा राज प्रथम का। राज राजेश्वर मंदिर का नाम सुना है आपने, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। तो परांतक द्वितीय ये राजा राज प्रथम के कौन थे? पिता थे। कृष्ण तृतीय की बात की जाए तो ये एक वंश का नाम आप पढ़ते ही होंगे, राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के राजा हुआ करते थे कृष्ण तृतीय। और इनके दरबार में एक कवि का नाम आता है पोन। ये जो पोन है ना, वो इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ भी लिया जाता है वनडे एग्जाम में। पोन हमारे भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध कन्नड़ भाषी कवि रहे। कन्नड़ एक भाषा है और उस कन्नड़ भाषा में ये रचनाएं लिखा करते थे, एक अच्छे कवि थे। ठीक है, और इन्हीं को एक उपाधि मिली थी कवि चक्रवर्ती। कवि चक्रवर्ती की उपाधि किस कवि को मिली थी? तो नाम आता है पोन का। कन्नड़ साहित्य पर अच्छी पकड़ होने के साथ साथ इनको संस्कृत का भी ज्ञान था। इसी वजह से इनको एक और उपाधि दी गई थी, उभय कवि की उपाधि इनको दी गई। इतिहास के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैंने आपको जोड़कर बताया है। वापिस आ जाइए कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया के बारे में हम बातें कवर कर रहे थे। कंबोडिया में सूर्यवर्मन द्वितीय जो कि खमेर राजवंश के एक राजा हुए, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, अंकोर वाट मंदिर। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर यह मंदिर आज भी बना हुआ है। यूनेस्को के द्वारा उसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इस प्रकार के विहंगम दृश्य वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। आप एक बार चेक कर सकते हैं अंकोर वाट मंदिर सर्च करके। ठीक है, तो ये कुछ फोटोज हैं उस अंकोर वाट मंदिर की जो कभी भारतीय राजा के द्वारा उस धरती पर बनाया गया। वर्तमान की दृष्टि से वो एक अलग देश है जिसे हम कंबोडिया के नाम से जानते हैं। और इस कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज को आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर देख लीजिए, ऐसा दिखता है उनका ये राष्ट्रीय ध्वज। कंबोडिया की राजधानी का नाम है नाम पेन्हा। ये कंबोडिया यूएन का भी सदस्य है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। 14 दिसंबर 1955 को कंबोडिया यूएन का सदस्य बना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
Ramaphosa is sworn in for a second term as South Africa's president with help from coalition party। अभी हाल ही में रामफोसा नाम के जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में शपथ ले ली है और इस कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए उनको गठबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। ये पहली बार हुआ है वहां 30 सालों में कि गठबंधन के माध्यम से क्या हुआ है, वहां पर राष्ट्रपति द्वारा से अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। साइरिल रामफोसा उनका नाम है। तो अगर आपसे पूछा जाए साउथ अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो साइरिल रामफोसा, ये उनका लगातार दूसरा टर्म रहेगा वहां। यानी कि साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी का नाम है प्रिटोरिया। उस प्रिटोरिया में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करवाया गया, उसी में इन्होंने ये शपथ ली थी। ज्यादा हमें आवश्यकता नहीं है बातचीत करने की। यहां पर आप देख सकते हैं ये रहे राष्ट्रपति, ठीक है, सिरिल रामफोसा। जब हम बात करें इसी दक्षिण अफ्रीका के बारे में, एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। यूपीएससी पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। दक्षिणी अफ्रीका निम्नलिखित में से जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य रहेगा। जल्दी से कमेंट में आपको बता देना है कौन सा ऑप्शन इनमें से ठीक रहेगा। अगर आपने एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट कवर कर लिया इसमें, इस बात को जानने के लिए कि कौन सा देश दक्षिणी अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जाम्बिया जो है वो दक्षिणी अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी जो देश हैं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, मोजाम्बिक, ये सारे देश दक्षिणी अफ्रीका के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन किसी में भी अगर है तो वो कट जाएगा। ये कट गया, ये कट गया। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अति उत्तम। तो 2 3 4 5 अगर आपने लिखा है तो आपका ये बिल्कुल ठीक है। साउथ अफ्रीका जो एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में देश है ये। यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा साउथ अफ्रीका। इस देश के साथ बाउंड्री लगती है नामीबिया की, बोत्सवाना की और साथ में किसकी लगती है, मोजाम्बिक की, ठीक है, और जिम्बाब्वे भी इसके साथ सीमा बनाता है। लेकिन कौन सा देश इसके साथ सीमा नहीं बनाता, जाम्बिया। ये रहा जाम्बिया। तो जाम्बिया काफी थोड़ा दूर ही है उससे। तो ये इसकी बाउंड्री आप यहां पर देख पा रहे होंगे। साउथ अफ्रीका के साथ लगने वाले देशों का नाम मैंने आपको यहां पर बता दिया। और साउथ अफ्रीका के साथ एक देश की बाउंड्री और लगती है जो ये रहा, ये पिंक कलर में मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसका नाम है लेसोथो। लेसोथो नाम का एक देश है, इसकी राजधानी का नाम है मासेरू। शायद आपने नाम भी सुना होगा मासेरू। बाकी चलो देख लेते हैं इनके नाम। नामीबिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस नामीबिया की राजधानी क्या है, विंधोक। ये कलर आपको शायद विजिबल होगा। विंधोक नामीबिया की राजधानी है। जब आपसे पूछा जाए जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है, तो हरारे। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा तो जिम्बाब्वे की टीम हमारे भारत के साथ मैच खेला करती थी। और अगर आपसे पूछा जाए बोत्सवाना के बारे में, बोत्सवाना की राजधानी क्या है, गैबोरोन। गैबोरोन, ठीक है। और कौन सा बच गया है, मोजाम्बिक। इस मोजाम्बिक की राजधानी क्या है, मापुटो। तो इस प्रकार से इसके जो पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी मैंने आपको बता दी। जो पड़ोसी देश नहीं है जाम्बिया, उस जाम्बिया की राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है लुसाका, जो कि साउथ अफ्रीका के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है। और इस साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा आप बड़ा करके देखेंगे इसके मैप को, तो यहां पर इसकी राजधानियां आपको दिखाई दे रही होगी। इसकी 3 राजधानियां हैं,
वो कौन कौन सी राजधानियां हैं? एक तो रही ये केप टाउन, और एक आपको यहां पर दिखाई दे रही है ब्लोएमफेंटेन, और एक रही प्रीटोरिया। ये 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी जैसे हम बात करें इस साउथ अफ्रीका की कौन सी राजधानी में रामफोसा ने शपथ ग्रहण की है, तो आपको पता होना चाहिए प्रीटोरिया। ये प्रीटोरिया किस तरीके से प्रसिद्ध है वहां पर? तो ये वहां की प्रशासनिक राजधानी है। जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो इसी राजधानी में होते हैं। तो स्पेशली नाम ही है, प्रशासनिक गतिविधियां वहां पर संपन्न होती हैं, ठीक है ना। और यह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो 7 नवंबर 1945 को दक्षिणी अफ्रीका संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। और इसका राष्ट्रीय ध्वज आप देख पा रहे होंगे। इनकी टीम हमारे भारत के साथ मैच भी खेलती है। केप टाउन के बारे में अगर कहा जाए तो केप टाउन किस लिए प्रसिद्ध है, ये किस प्रकार की राजधानी है? जितने भी जो लीगल कार्यवाही होती हैं, विधायी राजधानी के रूप में बड़ी प्रसिद्ध है ये। और ब्लाउम फाउंटेन की बात की जाए तो ये न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, न्यायिक राजधानी। तो ये पॉइंट साउथ अफ्रीका के बारे में मैंने आपको कवर करवाया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। अगर आपने सही जवाब दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ताइवान प्रेसिडेंट सेज आइलैंड विल नॉट बो टू चाइनाज प्रेशर। आप सभी को पता है चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहता है। वो बार बार यही कहता है कि ताइवान हमारा है, इस पर हमारा हक है। लेकिन ताइवान जो है वो एक अलग से स्वायत्त आइलैंड के रूप में उभर चुका है। वहां पर अभी हाल ही में प्रेसिडेंट बने थे जिनका नाम है लाई चिंगते। लाई चिंगते जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने कहा है कि चाहे चीन हम पर कितना भी दबाव बना ले, हम उनके दबाव से नहीं झुकने वाले। आफ्टर द एक्सरसाइज बीजिंग वोर्ड मिलिट्री प्रेशर वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ताइवान इंडिपेंडेंस प्रोवोकेशंस कंटिन्यू। अभी अभ्यास हुआ था और उसके तहत चाइना वालों ने कसम खाई थी कि इन पर हम अपनी जो सैन्य कार्रवाई है, सैन्य कार्रवाई के माध्यम से दबाव बनाते रहेंगे। और ताइवानी स्वतंत्रता जो अपने आप को समझ रहे हैं, हम उनकी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता नहीं रहने देंगे, क्योंकि हम उन्हें अपने में मिला लेंगे। और इसी वजह से बार बार ताइवान के द्वारा एक जवाब भी दिया जाता रहा है, और अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी ये जवाब दिया गया, लाई चिंगते। अब थोड़ा सा यहां पर आप देख सकते हैं, ये है वहां के राष्ट्रपति लाई चिंगते। तो थोड़ा सा आप क्वेश्चन बताएंगे इसी ताइवान के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी ताइवान की राजधानी है? ताइवान की राजधानी का नाम आप बताना है, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने लिखा होगा ताइपे तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम जवाब। और इस ताइवान का आप अगर मैप देखना चाहें तो ऐसा दिखता है, ये रहा चीन, और इस चीन के थोड़ा सा अगर आप इधर देखेंगे पूर्व साइड में तो ये रहा आपका ताइवान। इस ताइवान को कैपिटल करके देखेंगे मैप को तो यहां पर ये ताइवान का मैप है, और इस ताइवान की जो राजधानी है उसका नाम है ताइपे सिटी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी है। ये बहुत आपके लिए अच्छी बात है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कर लेते हैं। ताशकंद के बारे में अगर कहा जाए तो ये किस देश की राजधानी है? तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। आप सभी को पता है हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु हुई थी, वो कहां पर हुई थी? ताशकंद में ही हुई थी। ताशकंद समझौता जब उन्होंने किया था उसके 24 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कभी ऐसा टाइम था जब ये उज्बेकिस्तान यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये एक अलग देश बना, और इस देश की राजधानी क्या बनी? ताशकंद बनी। ये पॉइंट आपका हो गया।
जब हम बात कर रहे होते हैं अंकारा की, तो ये अंकारा कौन से देश की राजधानी है? तुर्की। तुर्की, ये तो चर्चा में रहता ही है तुर्की के बारे में। और जैसे हम बात करें वियंतियाने, ये वियंतियाने किस देश की राजधानी है? ये मैं आपसे अगर कमेंट में पूछूं तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका कमेंट में जवाब दे देना आप, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सीनियर बीजेपी लीडर सुरमा पाढ़ी इलेक्टेड स्पीकर ऑफ ओडिशा असेंबली। अभी हाल ही में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरमा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष चुनी गई हैं। मिसिज पाढ़ी 2 टाइम एमएलए फ्रॉम रनपुर इन नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो 2 बार ये विधायक रह चुकी हैं रनपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले आप सभी को पता है इलेक्शन हुए थे, 4 राज्यों में इलेक्शन हुए। उन 4 राज्यों के नाम अगर बताए जाएं तो नाम आएगा ओडिशा, और ओडिशा के बाद में किसका नाम लिखूं? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, और 2 चुनाव और हुए थे 2 जगह पर। एक का नाम आएगा सिक्किम, और एक जगह और विधानसभा चुनाव हुए, उसका नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, और इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 राज्यों में बहुमत हासिल किया। एक तो ओडिशा में बहुमत से ये जीत हासिल करते हैं बीजेपी वाले, और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी जो है ना, तेलुगु देशम पार्टी, उन्होंने बहुमत हासिल किया। और सिक्किम में एक पार्टी है एसकेएम नाम से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा नाम से, तो उसने बहुमत हासिल किया। ओडिशा के हाल ही में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, मोहन चरण मांझी। और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है पेमा खांडू। चलो मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, आपको कवर भी हो जाएगा। ओडिशा में बीजेपी की तरफ से बने हैं मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और जैसे हम बात करें बाकी इन दोनों के बारे में, आंध्र प्रदेश और सिक्किम के बारे में, तो इस तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। नारा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम बन चुके हैं, नायडू। और वहीं जब हम बात करें सिक्किम में, एसकेएम पार्टी ने बहुमत हासिल किया। इसी एसकेएम पार्टी के सुप्रीमो प्रेम सिंह तमांग ने वहां पर सीएम के रूप में शपथ ली है, प्रेम सिंह तमांग। अभी जाहिर सी बात है और भी इलेक्शन होने वाले हैं कुछ समय बाद, हरियाणा में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे, सभी जगह पे होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। अभी ओडिशा से ये न्यूज आई है कि ओडिशा जो विधानसभा है उसमें स्पीकर को चुन लिया गया है, और उनका नाम है सुरमा पाढ़ी। और ये स्पीकर के लिए इलेक्टेड हुई कब? 20 जून को। इनको निर्विरोध चुना गया है, क्योंकि इनके सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। और वहीं जब हम बात करते हैं इनके बारे में, ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, ये है बीजू जनता दल के अध्यक्ष, बीजू जनता दल। इनका नाम क्या है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इनसे पहले वहां पर मुख्यमंत्री थे, और कहा जाता है, एक सेकंड रुकिए, नवीन पटनायक। और ये कितने सालों तक रहे थे? 24 सालों से मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, 24 साल तक यहां पर ये सत्ता में रहे। अभी इस नई विधानसभा के गठन के दौरान इनको विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के लिए जिम्मेदारी मिली है बीजेडी के द्वारा। बीजू जनता दल के जितने भी विधायक हैं, उन विधायकों ने मिलकर अपने विधायक दल का नेता चुना है नवीन पटनायक को। तो अभी ये विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएंगे। तो आपको पता ही है, क्योंकि मेरी जो ये क्लास चलती है उसमें ओडिशा के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, ज्यादातर ओडिशा के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, हरियाणा से हैं।
इसी वजह से मैं न्यूज़ ये सारी कवर करता ही हूँ। महाराष्ट्र के विद्यार्थी भी मेरी कक्षा में आते हैं इसी वजह से। ये रहे वर्तमान के जो सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी, और ये चेहरा आपने देख ही लिया है, सुरमा पाढ़ी, ठीक है ना, जो कि स्पीकर हैं अभी। एक सेकंड, ये कर्सर काम नहीं कर रहा। हाँ जी, स्पीकर, ठीक है अभी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा के बारे में जैसे हम बात करें, विधानसभा चुनावों में 147 सीटें थी। उन 147 सीटों में 78 सीटें बीजेपी ने हासिल करते हुए बहुमत हासिल किया, और इन्होंने अपना सीएम भी बना दिया मोहन चरण मांझी को। और जब हम लोकसभा चुनावों की बात करें, आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव पूरे भारतवर्ष में हुए। उन लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहां से बीजेपी को 20 सीटें मिली हैं और 1 सीट मिली है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। टोटल सीटें कितनी है लोकसभा की ओडिशा में? 21। और विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो 147 हैं। दोनों ही, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, दोनों ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला यहां से। अब हम ये चेहरा देख सकते हैं, ये न्यूज मैंने आपको कवर करके बताई थी। 4 टाइम विधायक रह चुके हैं वहां, और इन्होंने ओडिशा के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको 4 राज्यों के नाम बताए जहां पर हाल ही में इलेक्शन हुए, सीएम नए बने हैं। और किसी भी राज्य में अगर कोई सीएम बनता है तो उसको शपथ कौन दिलवाता है? वहां के राज्यपाल दिलवाते हैं। अब आपको यह बताना है कि कौन कौन से राज्य के कौन कौन से राज्यपाल हैं, ये सूचियां दी गई है, इनको सुमिलित करना है। जब हम बात करते हैं ओडिशा की, ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। इन्होंने वहां पर अभी जो मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, उनको शपथ दिलाई है, मोहन चरण मांझी, ठीक है ना। और उसी प्रकार जैसे हम बात करते हैं सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम में कौन है? तो नाम आएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने वहां पर जो नया मंत्रिमंडल बना है सीएम सहित, उनको शपथ दिलाई। और कौन बने हैं वहां पर? प्रेम सिंह तमांग बने हैं। प्रेम सिंह तमांग ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और जो कौन सी पार्टी के हैं? एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं ये। वहीं जब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नाजिर। इन्होंने किसको शपथ दिलाई है? तो आपको पता होना चाहिए चंद्रबाबू नायडू, जो कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? चंद्रबाबू नायडू ये तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आंध्र प्रदेश में अब तो डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, जिनका नाम मैंने आपको अभी कल ही बताया था, ठीक है, पवन कल्याण सिंह, जो एक एक्टर भी हैं। और अरुणाचल प्रदेश के कौन है? केवल्य त्रिविक्रम परनायक। इन्होंने किसको शपथ दिलाई है? अभी नए वहां पर मुख्यमंत्री बने जो पेमा खांडू। पेमा खांडू की बात करें, चाहे हम बात करें मोहन चरण मांझी की, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और ये दोनों एसकेएम और टीडीएम की तरफ से। क्लियर हो गया है आपको? A1, D4, B3, C2, यानी कि अगर आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा तो अति उत्तम। इस प्रकार से आपका इस कक्षा का पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको डेली वहां पर मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने वहां पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपको इस कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज क्या खास है, वही बातें हम कवर करेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो चलिए, आज का इतिहास सभी को पता है 21 जून है, और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके बाद में इस अंतरराष्ट्रीय
योग दिवस की बात भी कवर कर लेंगे। विश्व योग दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल योगा डे जल्दी से बताएंगे इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत हुई थी 2015 को। और ये समय था कब? पहली बार विश्व स्तर पे कब बनाया गया ये दिवस? 21 जून 2015 को। तो जैसे हम बात करते हैं इस दिवस को विश्व स्तर पे बनाए जाने की जो एक आप कहें कि सहमति किसने दी थी? तो यूएन। यूएन जिसे हम संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं या फिर यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अनुमति दी कि पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक योग दिवस मनाया जाना चाहिए और उसका दिन 21 जून निर्धारित किया। और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही संभव हो पाया। श्री मोदी। और जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी अपने कार्यकाल का पहला कार्यकाल निभा रहे थे उसी समय की बात है 2014 में एक बैठक हुई यूएन में। तो यूएन में जब बैठक हुई उसी बैठक में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा जिसे यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार भी कर लिया और दुनिया भर में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को बनाया गया। तभी से लेकर आज तक पूरे विश्व में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। हर साल योग दिवस के अवसर पर एक नई थीम रखी जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अभी जो 2024 का योग दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है, तो महिलाओं को समर्पित है ये थीम। इसका नाम रखा गया है योगा फॉर विमेन एम्पावरमेंट। हालांकि हिंदी में हम इसे बोलेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए योग, लेकिन वही बात है इंटरनेशनल स्तर पर है तो इंग्लिश में ही इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है और इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जाहिर सी बात है अगर आप योग करेंगे तो आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खुशहाली भरा जीवन जिएंगे। ठीक है ना। तो अभी पूरा विश्व जो है वो योग करने लगा है, लेकिन भारत के जो लोग हैं वो योग को छोड़ रहे हैं। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हमसे दूसरे तो सीख गए लेकिन हम हमसे नहीं सीख पा रहे हैं, ये गलत बात है। इसी वजह से योगा डेली करना चाहिए। और अभी आज ये कार्यक्रम पूरे विश्व भर में आयोजित करवाया जा रहा है। इसकी तरह तरह की आपको फोटोज मिलेंगी सोशल मीडिया पर, तो आप देख लेना क्या क्या रिकॉर्ड बनते हैं। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। ठीक है ना। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आज ही के दिन एक और दिवस बनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। 21 जून के दिन मनाया जाता है ये। और कहा जाता है कि इस विश्व संगीत दिवस को मनाने की शुरुआत 1982 में हुई थी। 1982 में शुरुआत किसने की? तो नाम आता है एक देश का जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इस दिवस को मनाने का मकसद यही है कि पूरे विश्व में जो अलग अलग देशों से लोग आते हैं जो संगीत प्रेमी हैं, तो अलग अलग संगीत का प्रचार करने वाले लोग, अलग अलग संगीत का प्रचार करने वाले जो विशेषज्ञ हैं वो एक मंच पर आए, नए कलाकार एक दूसरे से मिलें, अपनी संस्कृति अपनी संगीत की जो प्रणाली है वो एक दूसरे के साथ साझा करें। इसी वजह से ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादा देशों में नहीं मनाया जाता। विश्व स्तर पर इसको पहचान जरूर है। जैसे भारत के अलावा ये भारत में भी मनाया जाता है। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देश जैसे चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, और इजराइल का नाम आपने सुना होगा, इजराइल में भी ये मनाया जाता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कोस्टा रिका, लेबनान, मलेशिया, ये प्रकार के कुछ देश हैं जहां पर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी जयंती है। तो सबसे पहले हम जन्मदिन की बात करेंगे।
ये चेहरा शायद ही आपने देखा होगा। इनका नाम है विनीता सोरेन। सोरेन सरनेम से आपको पता लग गया होगा ये कहां से हैं। इनका जन्म हुआ था 21 जून, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 1987 में। ठीक है, कहां से बिलोंग करती हैं ये सोरेन। ये जो जनजाति है सोरेन, तो ये जनजाति मूल रूप से कहां पर पाई जाती है, झारखंड। तो ये एक जनजातीय महिला है, ये एक आदिवासी महिला है। ठीक है, और इन्होंने सबसे ऊंचे पर्वत शिखर किसको चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया था, माउंट एवरेस्ट को। पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय आदिवासी महिला। ठीक है ना, पहली भारतीय आदिवासी महिला का अगर जिक्र आए तो आप नाम किन का लिखेंगे, नाम लिखेंगे विनीता सोरेन का। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है ना, पहली आदिवासी महिला। जब आपसे यह पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने, पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो नाम आता है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। बछेंद्री पाल ने ही इनको प्रशिक्षण दिया था। बछेंद्री पाल इनकी गुरु हैं, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इनकी गुरु के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। बछेंद्री पाल, तो ये पहली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला। लेकिन पहली जनजातीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो नाम आएगा बछेंद्री पाल की शिष्या विनीता सोरेन का। तो अब आप बछेंद्री पाल के बारे में बताएंगे। बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में हुआ था। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है, हमें टिक वो करना है जो इनसे संबंधित गलत लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ठीक है, हम टिक नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट देखो, बछेंद्री पाल वर्ष 1994 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यह पॉइंट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 1994 में यह काम नहीं किया था, बल्कि इन्होंने इससे 10 साल पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। 23 मई 1984 की बात है। अपने 1984 में बर्थडे से एक दिन पहले, यानी कि बर्थडे इनका आता है 24 मई को, 23 मई 1984 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके एक रिकॉर्ड बनाया था और पहली भारतीय महिला बन गई थी ये। बाकी 2 पॉइंट और दिए गए हैं। बछेंद्री पाल को 2019 में भारत सरकार द्वारा तीसरे सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीसरा पॉइंट ठीक है। बछेंद्री पाल ने एक रचना भी लिखी थी, एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक का नाम है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। तो ये बछेंद्री पाल हैं, और बछेंद्री पाल की शिष्या विनीता सोरेन जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, जो मूल रूप से झारखंड से बिलोंग करती हैं। आज इनका जन्मदिन है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज इनकी जयंती है। ये चेहरा आपने शायद देखा हो, इनके बारे में आपने सुना हो। इनका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो थे ना, किस वजह से फेमस रहे, ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, उपन्यासकार। ठीक है, एक अच्छे नाटककार भी रहे और कहानियां बड़ी अच्छी लिखा करते थे, इसी वजह से हम इनको बोल देते हैं कहानीकार। मैं आपसे इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपको बता देते हैं। इनका जन्म 21 जून 1933 को यूपी में हुआ था, यूपी की नवाबों की नगरी कही जाने वाली लखनऊ में। और इनकी मृत्यु 13 जून 2016 को हुई थी। और अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से जो कृति भारत के प्रसिद्ध लेखक मुद्रा राक्षस द्वारा रचित नहीं है, तो जो इनके द्वारा रचित नहीं है आपको वो बताना है। जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा मुद्रा राक्षसम तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि ये रचना इनके द्वारा नहीं लिखी गई।
तो मुद्रा राक्षसम के लेखक कौन है? तो आपने नाम सुना होगा विशाख दत्त का। ये आपने जरूर जरूर पढ़ा होगा स्टैटिक जीके में। ठीक है, एक टॉपिक आता है पुस्तक और उनके रचनाकार। तो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई रचना है मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षसम। बाकी जो 3 पॉइंट लिखे हैं, कालातीत, दंड विधान, आला अफसर, ये इन्हीं के द्वारा लिखित रचना है। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि इनके 12 उपन्यास थे, लगभग 10 से ज्यादा इन्होंने नाटक लिखे, और भी इन्होंने कई पत्रिकाएं आया करती थी उनका संपादक कार्य भी किया। और रचनाओं का नाम जैसे बातें करें हम, ज्ञानोदय, ये एक पत्रिका आया करती थी। अनुव्रत नाम की एक पत्रिका आया करती थी, और उन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या कार्य किया? संपादक बने, उसके संपादन कार्य किया। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनका भी क्या है, आज ही के दिन जन्म हुआ था, इनकी आज जयंती है। इनका नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 21 जून 1912 को। कहां पर हुआ? यूपी में मुजफ्फरपुर जिला पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को हुई थी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो इन्होंने किस प्रकार से अपने भारत में छाप छोड़ी? तो ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, उपन्यासकार। ठीक है, अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रचना नहीं है? कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर ने नहीं लिखी? जल्दी से आपको बताना है। जल्दी जल्दी बताएं। हालांकि आपको देखने को मिलेगा ये रचनाएं इन्हीं की लिखी हुई हैं। अनागत फाल्गुनो, चलो कोई बात नहीं, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। ये सारे ऑप्शन इन्हीं के द्वारा रचित हैं, तो उपरोक्त सभी आना चाहिए इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको इसमें बता दिया है। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, मूर्ति देवी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, शलाका सम्मान भी इनको दिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनसे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली का जो एग्जाम होता है, दिल्ली एग्जाम में एक बार इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब हम चल जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, और इनका नाम क्या है? लॉर्ड डफरिन। डफरिन के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। डफरिन भारत में वायसराय बनकर आया था, भारत का वायसराय। ठीक है, इसकी आज जयंती है, और इसका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 21 जून 1826 को। और इसकी मृत्यु कब हुई? 12 फरवरी 1902 को इसकी मृत्यु हुई थी। भारत के वायसराय के रूप में कब से कब तक कार्य किया इस व्यक्ति ने? तो यह 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वायसराय बनकर रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इस डफरिन के समय में एक घटना घटित हुई थी, आपको पता हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी इसी डफरिन के समय में, सभी को पता है। आप बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से आपको बताना है। आप इतने में बताते हैं, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो डफरिन है, इस डफरिन के वायसराय बनने से पहले किस वायसराय का टाइम पीरियड चल रहा था? तो नाम आता है रिपन का। रिपन, रिपन से पहले था लीटन। ठीक है ना। और डफरिन के बाद में कौन आया था? तो एक का नाम आता है लैंसडाउन, लैंसडाउन। और लैंसडाउन के बाद में किसकी एंट्री हुई थी? एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय के बाद में आया था कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाए हुए हैं। आप YouTube पे सर्च कर लेना। क्या सर्च करेंगे? हिस्ट्री मैराथन बाय विजय सर, तो मेरी फोटो वहां पर लगी होगी, आपको पता लग जाएगा। इसी डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। इसी डफरिन के कार्यकाल में
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? एलन एक्टोवियम ह्यूम के नेतृत्व में। तो ये इसके संस्थापक माने जाते हैं ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम की जब मृत्यु 1912 में हो गई थी, उसके बाद में ए ओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक का दर्जा दिया गया था, ए ओ ह्यूम को। ठीक है। और इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई थी? बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में एक कॉलेज का नाम आता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, वहां पर इसकी स्थापना हुई। और जहां पर इसकी स्थापना हुई यानी कि बॉम्बे, वहीं पर इनका पहला अधिवेशन भी हुआ। उस पहले अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। और यह अधिवेशन 1885 में ही हुआ। फिर इन्होंने अगले साल अपना अधिवेशन कोलकाता में रखा। ठीक है। और उस कोलकाता में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले पारसी व्यक्ति थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले। ठीक है। और तीसरा अधिवेशन फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहां पर आयोजित करवाया? मद्रास में। इस मद्रास में होने वाले तीसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब, जो कि पहले मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की। 1887 की बात है। और फिर इन्होंने चौथा आयोजन करवाया था उत्तर प्रदेश में, और जिसे हम कह देते हैं इलाहाबाद अधिवेशन। उस 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। जॉर्ज यूल एक अंग्रेज थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूल। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। और पहले हिंदू व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये आपको पता होना चाहिए, डफरिन के समय की ही ये बातें हो रही है। और अगर डफरिन के समय की बात की जाए तो कौन सी घटना इसके समय की रहेगी? तो तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध भी हुआ था। तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध। तो ब्रह्मा के साथ में अंग्रेजों के 3 ये युद्ध है, ये तीसरा युद्ध था। जैसे हम बात करें ये युद्ध कब से कब तक चला? तो 1885 से 1888 तक चला। तो इसी डफरिन के कार्यकाल की ये घटना है। और ब्रह्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था इस युद्ध में। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। अब हम जान लेते हैं आज जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो चलिए, ये चेहरा भी आपने जरूर देखा होगा। इनका नाम है केशव बलिराम, एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक, केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये एक डॉक्टर हुआ करते थे उस समय, और इन्होंने आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं, इसी आरएसएस की बदौलत बीजेपी जो है वर्तमान में सत्ता में बनी हुई है ना। तो आरएसएस के ही ज्यादातर प्रचारक भारतीय जनता पार्टी में नेता बनते हैं। आपने देखा भी होगा, ज्यादातर कही है मैंने। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। अभी आरएसएस के बारे में बातें कवर करेंगे। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि आरएसएस की स्थापना करने वाले डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को हुआ था नागपुर में। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इनकी मृत्यु कब हुई? आज ही के दिन हुई थी, 21 जून 1940 को। और कहां पे? नागपुर में। और ये नागपुर भी जाहिर सी बात है वहीं पर होगा, महाराष्ट्र में। अभी आपको यह बताना है कि इन्होंने आरएसएस की स्थापना कब की थी। ठीक है। पहले आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ये रहे संस्थापक आरएसएस के, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार। और ये इनके साथी हैं जो शुरुआती दौर में इनके साथ हुआ करते थे जब आरएसएस की स्थापना की गई थी। अब जल्दी से आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं इनके बारे में। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 को हुई थी। ठीक है। जब आपसे ये पूछा जाए
ये कब की बात है जब इन्होंने स्थापना की थी? तो 1925 में जब दशहरे का दिन था, यानी कि विजयदशमी मनाई जा रही थी, उसी विजयदशमी के दिन इन्होंने आरएसएस की स्थापना की। ठीक है, और वो दिन था 27 सितंबर 1925 का। तो इस दिन आरएसएस की स्थापना हुई। अब 2025 अगले साल तक इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस के। तो अनुशासन की दृष्टि से देखा जाए तो ये आरएसएस बड़ा ही बेहतरीन है। अनुशासन अगर आपने सीखना हो तो सीखा जा सकता है। ठीक है, और इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये जो नाम है, ये नाम ऐसा नहीं है कि जब शुरुआत की गई उसी दिन इसका नाम रख दिया गया, ऐसा नहीं है। इसका नामकरण 17 अप्रैल 1926 को किया गया था, और इसी 17 अप्रैल 1926 को डॉक्टर हेडगेवार को सर्वसम्मति से इस संघ का प्रमुख माना गया, लेकिन सरसंघ चालक के रूप में वो नवंबर 1929 में माने गए। ठीक है, तो ये कौन रहे? ये पहले सरसंघ चालक रहे। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान में कौन है सरसंघ चालक? तो नाम आएगा डॉक्टर मोहन राव भागवत। मोहन राव भागवत ये आरएसएस के वर्तमान में कौन है? सरसंघ चालक हैं। पहले ये थे, दूसरे जो है ना वो बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, डॉक्टर माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है। गुरुजी की मदद से ही जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, उन्होंने आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक गुरुजी की मदद से ही नींव रखी थी उस पार्टी की। ठीक है, बाद में आपको उस कहानी को मैंने बताया भी हुआ है कि किस प्रकार से वो जनसंघ जनता पार्टी तक पहुंचा, और जनता पार्टी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो ये नींव आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ ही जा मिलती है। तो चलिए, और आरएसएस का तो आपको पता ही है, अभी इसी की जो ब्रांच आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और जैसे हम बात करें वर्तमान की, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? 241 सीटें मिली। ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करती है। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इनके नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कितनी सीटें हो गई थी? 293। अभी बीजेपी के नेतृत्व वाला जो एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बनी हुई है 18वीं लोकसभा में, और सभी ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। कई ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिनको दोबारा से वही कार्यभार सौंपा गया, कई ऐसे हैं जिनको नया भी कार्यभार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कक्षा का दूसरा भाग भी संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। इसके अलावा आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल, हिप्पी, शेयर चैट, जोश एटसेट्रा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। यदि आप क्विज कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पे जाइएगा अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 8307730527। अगर आपको इस कक्षा का दूसरा भाग पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय से पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एड्यूरोही 24
हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।